इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर सबसे पहले आपका रद्द अमल क्या आता है? वाई आर वी इन द सूप दैट वी आर एंड हाउ विल वी गेट आउट ऑफ इट? देखिए, मैं इस वक्त की नहीं बल्कि ओवरऑल एक रूट कॉज की बात करूंगा। जी। हमारी जो एफडीआई का इनफ्लो है पर एनम, हम्म। वो अराउंड कोई $3 बिलियन है। सही। और इस साल मैं समझता हूँ वो नीचे होकर अराउंड को 2.6 पे चला जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त। ओवरऑल सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है वो इससे बहुत ज़्यादा है। और जो मेरी लर्निंग है सिस्टम के साथ रह के, वो ये कि हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, सही। जिस वजह से हम मार खा रहे हैं। हमारा पोटेंशियल ये है कि हम 3 से 5 सालों में 10 से 12 बिलियन डॉलर्स की इनफ्लो ले सकते हैं, और 8 से 10 सालों में 20 से 25 बिलियन डॉलर जा सकते हैं। ये जो नंबर्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई एग्जेजरेटेड नंबर्स नहीं है, ये बहुत ही, मैं आपको लोअर नंबर्स शेयर कर रहा हूँ जो आज की सूरत हाल को देखते हुए। क्योंकि अगर आप 6 से 8 कंट्रीज़ को फोकस करें, जो हमने शुरू किया था और उस पर बड़ा डेडिकेटेड काम शुरू किया था, तो उन हर कंट्री से कई बिलियन डॉलर्स आप साल की इनफ्लो ले सकते हैं। सही। फिर जैसे 8 से 10 इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे अगर आप काम करें तो हर इंडस्ट्री में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है। तो मसला कहाँ पर आ रहा है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। मसला इस पे से आ रहा है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो डेवलप नहीं की, जिस पे मैंने जाके काम शुरू किया था। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी रीजनल कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप हुई है, बिज़नेस को फैसिलिटेट किया जाता है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। जिसमें सऊदीया की जो नई आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, हम उसको स्टडी करें। सेंट्रल एशिया में काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को स्टडी करें। चंद सालों में ये छोटी कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, उनके पास एफडीआई आ रही है, उनकी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो फर्दर जनरेट हो रही है। तो इसके लिए जो रूट कॉज है वो ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, छोटा, मिड साइज़, बड़ा इन्वेस्टर, या आपका लोकल इन्वेस्टर हो जिसमें अगेन एसएमईज़ हैं, फिर बिग बिजनेस हाउसेज हैं, मिड साइज़ इन्वेस्टर्स हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना है। जो पाकिस्तान का मसला है कि वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे एक जुर्म है, और इस वक्त ऐसा लगता है, इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, और ये आज नहीं है, ये बहुत ज़माने से सूरत हाल है कि जैसे पाकिस्तान में कारोबार करना एक जिहाद है। आप एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं को आप फर्दर पेन देते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए, तो पैसे आप उन्हीं लोगों पे लगाते हैं जिनसे आप ऑलरेडी टैक्स लगा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले फिर एक अगेन आपने 10% सेल्स टैक्स लगा दिया है, जो बड़ी ज़्यादती है। उस हालात में आप कैसे प्रॉफिट करेंगे, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस को सस्टेन करेंगे? आपकी इनकम 2 सोर्सेज से होती है। एक आपकी एक्सपोर्ट है, जिस पे आपने थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन उसमें मैसिव रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, और एक आपकी एफडीआई है। एफडीआई आपकी उस वक्त आएगी, एफडीआई आपकी उस वक्त सस्टेनेबल होगी जिस वक्त आप 80% फोकस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे करेंगे। अच्छा असफर, इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी उभर कर क्लियर स्ट्रैटेजी के तौर पे आ रही थी। नंबर 1 ये कि रेमिटेंसेस को बड़ा बीफ अप किया गया था। अगर हम देखते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट की, घर ख़रीदने की, गाड़ियाँ ख़रीदने की एक सहूलत दी गई थी, सो दैट इनफ्लो कम्स इन, एंड उसमें बड़ा काम हुआ था। अब सडनली हमने उन रेमिटेंसेस को भी एक तरफ साइड पे कर दिया है। डू वी हैव अ प्लान रिगार्डिंग दैट? देखिए, इस वक्त तो मुझे लगता है कि प्लान ही नहीं है ना। इस वक्त आप एक इलेक्शन ईयर में दाखिल हुए हैं, इस वक्त आपकी कोशिश ये है कि आईएमएफ की डील फाइनल हो, जो होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। और आप कुछ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे 1-2-3 बिलियन डॉलर लोन ले रहे हैं ताकि आप अपना एक जो वक्त है वो गुजार सकें। और देखिए, ये बड़ा अफसोस का मुकाम है, बिकॉज 1.1 बिलियन डॉलर के लिए आप फ्लैट हो चुके हैं बिल्कुल आईएमएफ के आगे। जो मजबूरी है आपको लेनी पड़ेगी, ये कड़वी गोली आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि हमने जब काम शुरू किया तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से कई बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की मद में है एनुअली, और हम उनसे 2 बिलियन डॉलर का कर्ज लेके खुश होने पे तैयार हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम ऐसी सूरत हाल पे हैं असफर कि अभी तक ये बाकी तमाम इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ ये भी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही हैं कि जब तक आईएमएफ आगे नहीं बढ़ेगा ये बाकी लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे? उसकी जो मेन रीज़न है वो ये कि आपकी एक तो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी नहीं होती, और दूसरा आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम सऊदीया से बात कर रहे थे 8 सेक्टर्स में, तो उस वक्त एग्री जोन वो बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना फूड सिक्योरिटी पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट गई और नई गवर्नमेंट आई तो ऑफकोर्स ये इन हालात के अंदर कोई भी कंट्री या कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो वो एक सिस्टम पूरा डीरेल हो गया।
ऑयल रिफाइनरी जो वो अरामको की लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में, उस पर मेरी 18 मीटिंग्स हुई इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर और उनकी टीम के साथ, और जहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि हर मीटिंग में उनका प्रेशर होता था कि हमने ये फाइनल करनी है, और उसको हमने आगे बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, अगेन वो भी फिर एक दफ़ा डीरेल हो गया। इस तरह से मल्टीपल सेक्टर्स में, फिर चाइना के साथ जिस तरह से गेम चल रहा था, चाइना के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान से मैंने साइन किया, वहाँ से एनडीआरसी के चेयरमैन ने साइन किया। एनडीआरसी चेयरमैन इज काउंटर पार्ट ऑफ प्लानिंग मिनिस्ट्री, और उनके सिस्टम में वो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी होता है। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत ही चाइना चलता है। बहुत सारी चीज़ें, मैं था, खालिद मंसूर साहब हमारे थे, हमने मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई। और देखिए इन्वेस्टमेंट्स जो ना ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन 6-8 महीने में एक मोमेंटम बना, उसके बाद ये अगले 6 महीने में कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होनी थी। सऊदी अरब से 2 इन्वेस्टमेंट्स की अप्रूवल मुझे मिल गई थी, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, पेपर्स में मौजूद है, और आज तक वो चीज़ें फाइनल नहीं हो सकी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम $1.1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेटे हुए हैं, हम फ्रेंडली कंट्रीज से कुछ पैसे मांग रहे हैं, और हो क्या रहा है? मैं देखिए, मैं इस गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ना किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करता हूँ, ना मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करता हूँ। मसला स्टेट का है, ये आज से नहीं चल रही गेम, ये ज़माने से गेम यही चल रही है। हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको सही करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर हम हर वक्त शिकायत करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। सिस्टम का मसला है, सिस्टम कौन सही करेगा? सिस्टम कभी ब्यूरोक्रेट सही नहीं करेगा, सिस्टम हमेशा प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट सही करेगी। तो मेरी नज़र में जो मेरा एक बड़ा पेन पॉइंट है और मेरी ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग है, वो ये कि ये जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है जी, ये डिलीवर नहीं कर सकता, ये डिलीवर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिक्टेटर को लेकर आ जाएं या कोई ऐसा कुछ कर लें। अच्छा, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे किया असफर, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोई ख़ास शख्सियत जो कि प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट में हो। आप कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड या इसमें मेजर करेक्शंस की ज़रूरत है? कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ सिस्टम इज़ मैंडेटरी अगर हमने आगे बढ़ना है। Who will lead that? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, and his cabinet? देखिए, अभी तो सवाल ये है ना कि इलेक्शंस में हम जाएं कैसे? आपको लगता है कि क्या अदलिया को इसकी लीड लेनी पड़ेगी या हाउ विल इट हैपन? देखिए, एक तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में कोलैबोरेट नहीं करती। आपकी दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के इख्तलाफ होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मार कुटाई तक होती है, लेकिन जो बड़े नेशनल इश्यूज़ हैं ना, उस पर कंसेंसस डेवलप होता है। यही डेमोक्रेसी होती है ना, वरना फिर आप एक डिक्टेटर लेकर आ जाएं, आप एक यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आ जाएं। तो अगर हम आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, अगर हम एक चीज़ पे कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स फिर हम अदलिया को बुलाएंगे, फिर हम आर्मी को बुलाएंगे, फिर वही एक सिस्टम चलेगा। माय क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज असफर, मैं जितना आपको जानती हूँ, आप पर्सनल कैपेसिटी में मिफ्ता इस्माइल साहब को भी जानते हैं, शौकत तरीन साहब को भी जानते हैं, इसाक डार साहब को भी जानते हैं, एहसन इकबाल साहब को भी जानते हैं। तो क्या वजह है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो बार बार बात की जाती है कि जी कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लें कि कंटिन्यूएशन हो, अच्छा काम होता है उसको हम फ्लैट कर देते, बिल्डअप नहीं कर पाते। कोई मुमकिनात में शामिल है, कोई पॉसिबिलिटी है कि हम कोई इस तरह का चार्टर या इकोनॉमिकली एटलीस्ट वी आर ऑन द सेम पेज? मुझे नजर नहीं आता कि इस साल हम कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ बिजनेस की तरफ जाएंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो बड़ी चीज़ होती है, इस वक्त तो चार्टर ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, क्योंकि देखें इस वक्त हज़ारों लोग सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से फारिग हुए हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। हर सेक्टर में इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम है और बड़ी मैसिव डाउनसाइजिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये फर्दर आगे बढ़ेगी। अभी आपने 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, ये फर्दर पेट्रोल आगे बढ़ेगा, अभी डॉलर फर्दर ऊपर जाएगा, तो आप किस तरह सस्टेन करेंगे? इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन क्या हम अक्टूबर नवंबर तक अफोर्ड कर सकते हैं? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम हमेशा अगले 6 महीने और साल की बात करते हैं। हम एज अ कंट्री 230 मिलियन की कंट्री हैं, हमारी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो 2047-48 में 400 बिलियन हो जाएगा। हम क्यों 25-30 साल की प्लानिंग नहीं करते? मैंने जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के चेयर ऑफ इकोनॉमिक्स को बुलाया, प्रोफेसर टेलर को, आपकी भी मुलाकात उसमें हुई थी कराची में। ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड। वो हफ्ता भर रहा, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी कर रहा था। उसने आखिरी दिन हमसे एक बात कही कि देखो, सब कुछ भूल जाओ, 2 चीज़ों पे फोकस करो, इकोनॉमी और योर एजुकेशन।
इकोनॉमी का पोटेंशियल आपका ये है कि उसका कहना था 8 से 10 साल में आप एक बेहतर पोजीशन पे आएंगे और 13 to 15 ईयर्स में आप खड़े हो जाएंगे, फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी। इस वक्त क्या हो रहा है, आप इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, हम खुद ही शोर मचाते हैं और खुद ही सुन के हम तारीफ अपनी खुश हो जाते हैं। अच्छा, दुनिया आपकी बात नहीं सुनती। तो आपको, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, $8 to 10 बिलियन, $12 बिलियन विद इन 3 to 5 ईयर्स, दिस इज नॉट ये कोई रॉकेट साइंस के, बहुत इजी काम है ये, मतलब बहुत इजी काम है। उसमें हमें क्या चाहिए, हमें विल चाहिए, लैक ऑफ विल है, हाईली इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, हर गवर्नमेंट में, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे उसकी पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे आज की गवर्नमेंट हो। और थर्ड चीज़ जो मिसिंग है इस पूरे प्रोसेस में, वो है लैक ऑफ कोलैबोरेशन। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं गया था तो हमने क्या किया, हमने टॉप जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पाकिस्तान से बाहर, हमने उनको एंगेज किया, उनके साथ हमने NDA साइन किया। मैं अपनी टीम को समझाता था कि जब तक हम इन प्रोफेशनल को शामिल नहीं करेंगे, इनकी एडवाइसेस नहीं लेंगे, हम अकेले नहीं चल सकते। तो अगर कोई ब्यूरोक्रेट ये समझता है, कोई मिनिस्टर ये समझता है उसको सब कुछ आता है, वो अकेले है, तो आई थिंक वो गलत है। कोलैबोरेशन की जरूरत है, हर सेक्टर के टॉप प्रोफेशनल्स। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। यस, एग्जैक्टली। तो यही, और हमारी यही जो गाड़ी चल पड़ी थी माशाल्लाह, अगर आप फीडबैक देखें, जो चीज़ें चल पड़ी थी, उसकी वजह ये थी कि हमने हर सेक्टर में कोलैबोरेशन की। बिल्कुल, हमने आई थिंक यू लेफ्ट पीपल विद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपने 3 चीज़ें कही कि किस तरह कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, किस तरह एक पेज पे होने की, और पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अगर उससे भी ऊपर मैं एक ओवर आर्चिंग थॉट देखूँ तो मुझे लगता है कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। आपकी और मेरी नीयत और हमारी इक़दार एक होनी चाहिए, तभी तो हम कोई सिमत निकाल पाएंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर वंस अगेन ड्राइविंग सम सेंस कि ये कोई बहुत पुरानी, हम 30 साल पहले की बात नहीं करें कि पाकिस्तान ने कोई इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट बना लिया था। Just 10 months ago we were on this track and look what we have done to us. So we need to put our house back in order.